हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोग की। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट टॉपिक से। तो इसमें अपने ऑडिट में बेसिकली अपने कवर किए थे कि मेन जो गोल होता है, पर्पस ऑफ होता है ऑडिट करने का, और आई वुड से ऑडिटर का, उसका होता है कि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे जो अदर स्टेक होल्डर होते हैं, हम आप लोग जो होते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। तो अपने ये थोड़ी सी डिटेल में कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो एक्सप्रेशन ओपिनियन होता है उसमें क्या क्या चीज़ कवर करनी होती है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है, एंड उसके बेसिस पे जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है। एक चीज़ बस जस्ट याद के लिए रखना है कि ऐसे 200 इससे रिलेटेड है, अभी कुछ इस पे वो ध्यान नहीं देना है कि ऐसे 200 होता क्या है। आगे जाके जब अपन कवर करेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, देन अपने समझ जाएंगे कि इससे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ऑब्जेक्टिव ऑन ऑडिट अपने पढ़े हुए थे, एंड देन इससे तो बेसिकली वही क्या है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए जब ओपिनियन देता है ऑडिटर। ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं कि ऑडिट करते टाइम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या होता है। तो ऑडिट का कि पहला होता है, ए बी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अपने ध्यान बोल रहे थे कि ऑडिट में क्या होता है, जब अपने देखते हैं कि श्योरिटी चाहिए या फिर लोग जो कैसे रिलाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अश्योरेंस देता है ऑडिटर कि चलो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, जो भी ओपिनियन देता है उस पे वो 100% नहीं बोल सकते हैं कि मतलब मैं गारंटी देके बोलता हूँ इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ चीज़ें गलत नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अपने कवर करेंगे ये कि रीजनेबल और एब्सोल्यूट होता क्या है। तो रीजनेबल में क्या होता है कि जो चीज़ें उन्होंने ऑडिटर ने जो चेकिंग की, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे जो ओपिनियन डिराइव किया है, जो भी उनका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे उसने ओपिनियन दिया। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि इट्स नॉट पॉसिबल आई वुड से कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना, जस्ट बिकॉज इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जनरली आपको 1 साल का रहता है आपका वो फाइनेंशियल पीरियड। तो उसमें अगर उतना टाइम लगा ऑडिट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि अपने को फुल ईयर मिल रहा है कि ऑडिट करते रहो, सब कुछ 100% की चेकिंग करोगी। और आगे जाके अपने देखोगे अपनी सैम्पलिंग अप्रोच भी अपनाते हैं कि अगर पूरे ईयर में 1000 एंट्रीज हुई हैं तो अपने मेजरली चेक करते हैं सैम्पल बेसिस पे कुछ 100 या आई वुड से 50, ऐसे जो भी सैम्पलिंग का अपना क्राइटेरिया होता है। तो 100% टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं होती है। अगर इतना टेस्टिंग करेगा तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है कि मतलब पूरे साल ऑडिट ही चल रहा है। तो इन सब कुछ कुछ चीज़ें हैं फैक्टर जिसके बेसिस पे इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इसीलिए हमेशा ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे होती है उसके बेसिस पे वो देता है। ठीक है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या चीज का होता है कि विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और फाइनेंशियल डिटेल्स जो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएनएल, जो नोट्स टू अकाउंट्स है, वो सारी चीजें जो है वो क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसमें क्या है, मटेरियल वर्ड इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हो सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें तो अपने क्या होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें मटेरियलिटी का। आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि मटेरियलिटी क्या होता है, बट नहीं अगर पढ़ा है तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ कि इसमें क्या होता है कि मटेरियलिटी एक अमाउंट होती है जो किसी के लिए, वो हर कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है। जैसे अपने लिए जो कोई स्टूडेंट है या फिर करते हैं, उसके लिए 5-10 रुपए इज इमटीरियल, उससे कुछ अगर गुम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए उसका जो उसको पैसे मिलते हैं घर से या कहीं से, जो भी आर्टिकलशिप से उसको मिलते हैं 3000-5000 रुपीज, और उसका गुम हो जाता है, वो चोरी हो जाती है, सपोज पूरा पैसा या 10,000 उसके लिए गुम हो जाता है, तो उसके लिए वो चीजें मटेरियल होगी। बट अगर कोई इंसान जो होता है, कोई है उसका जॉब करता है, उसका 10 लाख का पैकेज है पर मंथ का, तो उसका अगर 500 रुपया गुम हो जाते हैं, 1000 रुपये गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए इमटेरियल। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है मटेरियलिटी। तो यहाँ पे कमिंग टू ये
अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता है उसमें क्या होता है, मटेरियलिटी को बहुत ध्यान में रखता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, थोड़ी बहुत गलती, मिस्टेक्स, ये सब तो फाइन, मतलब चल सकता है कि मटेरियल कुछ गलती हो तो इट्स फाइन फिर भी, बट कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ऑडिट करते टाइम ऑडिटर ध्यान रखता है, चेक करते टाइम। ओके, ये जो गलतियां होती है, जो मिस स्टेटमेंट हो रही हैं, वो क्या क्या चीजों से हो सकती है? दो इसका पॉसिबल रीजन है, एक तो है फ्रॉड से और एक एरर से। ठीक है, फ्रॉड में क्या होता है कि मैनेजमेंट या फिर अदर कोई जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, उसने फ्रॉड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस कर दी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट चेंज कर लिया, असेट का वैल्यू बहुत ज्यादा था, चोरी हो गई असेट की, फाइनेंशियल जो नोट्स टू अकाउंट में डिटेल्स गलत लिखी हुई है, लोन का डिफॉल्ट कर रखा है कंपनी में बट उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो ये सब चीजें इंटेंशनली होती, जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक चेंज करने की या अदर चीजें करने की, वो दैट इज फ्रॉड। तो ये एक पॉसिबल रीजन है, इससे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस हो सकता है। एंड देन सेकंड पॉसिबल क्या हो सकता है, गलती से कुछ हो गया, एक जीरो कम हो गया, कुछ गलती से कुछ एक एंट्री मिस हो गई, तो दैट इज एरर। तो दोनों ही केसेस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होंगे, बट इसका जो क्या है रीजन अलग अलग, फ्रॉड से भी हो सकता है, एरर तो, बट ऑडिटर जो रहेगा उसको ध्यान में रखना है कि इन दोनों रीजन से, फ्रॉड और एरर से, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। इमटेरियल रहेगा तो फिर भी ऑडिटर ध्यान रख सकता है कि ये चीजें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि नहीं, बट कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और उसका जो गोल रहता है ऑब्जेक्टिव वाइल ऑडिटिंग की, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जिसके क्या होगा, इस सब चीजों के बेसिस पे क्या करेगा, इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या बोलता है ये ओपिनियन, अच्छा ये सब चीजें कर ले, उसके बाद उसने ओपिनियन प्रोवाइड करना है, जो रिपोर्ट और जिसको अपन बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया इन ऑल मटेरियल, सारी चीजें जो कवर की गई हैं उसमें, नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग जो डिस्क्लोज किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और ये सब चीजें जो बनाई गई इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से अपन क्या समझते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पे होते इंड एस एप्लीकेबल होती है, किसी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होती है, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है बेसिकली, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एंड देन इंड एस में, कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे डील करनी है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है। तो ऑडिटर जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसमें ये भी चीजें उसको ध्यान में रखना है कि ये जो बैलेंस शीट बनाया गया है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हो, वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है विद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, ये को इसको ध्यान में रख के किया गया है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली किया गया है कि नहीं। बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली किया गया हो तब यूनिफॉर्मिटी होगी, चीजें सही होगी, एंड देन जो होगा उसके बेसिस पे स्टेक होल्डर जो है, हम आप लोग जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सब चीजें कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का, एक तो हो गया कि एक रीजनेबल एश्योरेंस, एंड देन नेक्स्ट ये एश्योरेंस तो ले लिया, अब इसको क्या होता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बना तो ले और कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑडिटर को, जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी उसकी होती है उसको बताना पड़ता है। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, कम ऑडिटर जो होता है जैसे वो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो इसमें इन्वेस्ट कर किए वो जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके बिहाफ में वो ऑडिट करता है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट में टू स्टेक होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स लिखा हुआ रहता है, तो उसमें एक ऑडिट करके रिपोर्ट बना लिया और उनको बताना भी पड़ेगा, अच्छा हमने जो ऑडिट किया उसमें ये चीजें फाइंडिंग आई हैं, तो एक तो रिपोर्ट करना और उसको कम्युनिकेट करना। और हो सकता है अदर एग्जाम्पल में जैसे हुआ टैक्स ऑडिट किया, तो वो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ में करती हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स
टैक्स को बताती है कि चलो ये चीजें हमने किया, ये फाइंडिंग्स निकली, ये चीजें सही है कि नहीं, तो ये अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना और एक कम्युनिकेट करना जो भी ऑडिटर की फाइंडिंग है। ठीक है, अपने आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कवर कर ही लिया है मोटा मोटी, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बट अगेन विल क्विकली कवर जो भी टेक्स्ट है इंस्टीट्यूट के। उसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे अगेन कि रीजनेबल इंश्योरेंस हमने पढ़ा ही था कि रीजनेबल इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, क्यों एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो हम्म रीजनेबल एश्योरेंस इज डिफरेंट, बोल मैंने पता बताई थे कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो होती है उनसे अलग होती हैं, कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस में होती है कंप्लीट एश्योरेंस और गारंटी, जो हमने देखा था कि गारंटी ऑडिटर कभी नहीं दे सकता कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 100% बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे टाइम का बताया मैंने, कॉस्ट का बताया, या फिर मैनेजमेंट की अदर इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, उनके बेसिस पे इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव complete assurance, or I would say absolute assurance. ठीक है, although it is a high level of assurance but it is not complete जो होते हैं reasonable, obvious है, because कुछ देर में अपने चेक करें आप 100% नहीं दे सकते हैं कि ये चीजें, और गारंटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होना चाहिए कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स जो है उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए चेक करने की, कि जो ऑडिट कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए क्या है ऑडिट जो हो रही है वो अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है उसके बेसिस पे करनी चाहिए। एंड देन ये सब जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ऑन द ऑन लाइक जो कॉम्पिटेंस एंड स्किलफुल जो नॉलेज है वो अप्लाई करके जो ऑडिटर आता है, एंड उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग्स निकलती हैं उसके बेसिस पे जो वो रिपोर्ट रिपोर्ट देता है उसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ये नहीं, और आगे जाके अपन डिटेल में और कवर करेंगे ये जो फैक्टर्स हमने सीखा कि क्यों इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, उसमें जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है, आगे जाके अपने कवर करने वाले। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मिसस्टेटमेंट में हमने कवर कर ही लिया था कि ये फ्रॉड एंड एरर जो होता है उसके मिसस्टेटमेंट किसी दोनों वजह से हो सकता है, इधर फ्रॉड और एरर से। तो जो ऑडिटर होता है रीजनेबल एश्योरेंस करते टाइम उसको वही बेसिकली देखना है कि फ्री फ्रॉम एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, अपनी डिटेल में कवर किए थे। अगेन जो होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द लास्ट में जो क्या है जो ऑडिट फाइंडिंग्स होती है उसमें एक रिटन रिपोर्ट में जैसे कम्युनिकेट हमने बताया था कि जो भी अपॉइंट करता है उसको कम्युनिकेट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। ओरल तो नहीं बता सकता, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये रिटर्न रिपोर्ट, और इन चीज़ों को अपने डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने कवर किए, जो जो टर्म्स है वो सब चीज़ें याद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक तो रहा अपना रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एंड देन दूसरा डिसाइड करना है कि और जो ऑडिट करता है उसमें ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज अ होल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या चीज से हो सकती है, इधर फ्रॉड और एरर, किसी भी वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इन दैट केस ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा, अपने रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसमें फाइंडिंग्स को प्रॉपरली बताएगा कि ये चीजें हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि ऑडिट करने का जो होता है गोल और ऑब्जेक्टिव जो होती है वो होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस की बात बताए थे, एप्लीकेबल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे किया है कि नहीं, अगर किया है तो वेल एंड गुड, वो भी रिपोर्ट में लिखेगा, अगर नहीं किया है तो अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
कि जो ऑडिट किया, जो भी फाइंडिंग्स उनके हुए, उस पे ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स निकली उनको उसको प्रॉपरली थ्रू रिटन रिपोर्ट रिपोर्ट करना है एंड देन कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है? जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होती है। आई वुड नॉट गो इन डिटेल क्या अपॉइंटिंग ऑथोरिटी अभी क्या, बट वही मोटा मोटी समझिए जिसके बिहाफ में ऑडिट कर रही है ऑडिटर, उसको रिपोर्ट करेगा, रिटर्न देगा कि स्टेक होल्डर्स को दे और कंपनी को दे, या फिर मैनेजमेंट भी कभी कभी जिस केस में ऑडिट करवा तो उसके मैनेजमेंट को देगा, गवर्नमेंट करवा रही तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, बैंक करवा रही है बैंक को रिपोर्ट करेगा। तो जो भी अपॉइंटिंग ऑथोरिटीज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और रिटर्न थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।